नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर और जो हमारी क्लासेस चल रही है भौगोलिक क्षेत्रों को लेकर चल रही है। अब तक हमने हाड़ौती के पठार की क्लास हमारी हाड़ौती का पठार हमारा चल रहा है और उसमें हम लगभग हमने 2 या 3 क्लासें ले ली है। अब जाके सारी क्लासें देख सकते हो। पिछली क्लास में हाड़ौती के पठार को लेकर हमने देखा था कि इसका उद्गम कैसे हुआ है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वो कौन सी है। आज की हमारी क्लास में हम देखेंगे हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा जाता है और यहाँ पे जो ढलान मिलती है हमको किस प्रकार की मिलती है। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास देख के जाना ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगे। फिर आप चाहे गाइड पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो, चीज़ें आपके आसान हो जाएगी, ये पक्का है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले अगर समझने वाली बात हमारी हो तो हम हाड़ौती के पठार में क्या समझ सकते हैं। तो देखना, हाड़ौती के पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग लावा का पठार कौन कौन से जिलों में फैलेगा। तो लावा का पठार, अब देखना, कोई भी अगर वस्तु लिक्विड है उसको आप गिराओगे तो वो फैलेगा। ठीक है, तो कितना फैलेगा और कहाँ पे फैलेगा। तो वहां पे फैलेगा जहाँ पे चीजें उसके पास होगी, जो स्थान उसके पास होगा वो सबसे पहले वहां पे पहुंचेगा। दूर दूर वाले स्थान में थोड़ी पहुंचेगा क्या। तो जो लावा निकला ना दक्कन ट्रेप से, वो राजस्थान के किन क्षेत्रों में फैलेगा, तो वो इन क्षेत्रों में फैलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्थान पास थे और ये स्थान दूर थे। तो 2 भागों में हम जब भी बांटेंगे ना हाड़ौती के पठार को, तो एक भाग तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, ये 5 जिले हो जाएंगे। दूसरा भाग करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या बूंदी, ठीक है, ये हो जाएंगे। क्यों? इनका कारण सिंपल है कि यहाँ पे चंबल नदी निकलती है, आपको पता है। ये चंबल नदी कहीं ना कहीं विंध्याचल श्रेणी को और लावा पठार को अलग करती है। ठीक है, अगर अलग करके हम देखें तो ये अलग करती है। उसके बाद अगली बात हम करें तो 4 जिले 5 जिले तो ये हो जाएंगे जहाँ पे हमको विंध्याचल कार भूमि मिलती है, और बाकी ये 5 जिले ये हो जाएंगे जहाँ पे हमको लावा का पठार मिलता है। लेकिन क्या इनके बीच में हमको विंध्याचल श्रेणी नहीं मिलती? क्या मिलती है, लेकिन अगर हम बांटना चाहें, दोनों को अलग करना चाहे तो ही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ढलान की अगर हम बात करें तो जो लावा का पठार होगा ना उसका ढलान हमको 400 मीटर के आसपास ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 400 मीटर के। लेकिन विंध्याचल श्रेणी के जो पठार होंगे ना वो 500 मीटर तक हमको मिल जाते हैं, 500 या 600 मीटर तक। और वो इस क्षेत्र में हमको ज्यादा मिलेंगे, इस क्षेत्र में हमको ज्यादा मिलेंगे। और इस क्षेत्र में ऊंचाई ज्यादा मिलेगी और यहाँ पे ऊंचाई कम मिलेगी। यही कारण है कि नदियां बह बह के अपना पानी किस तरफ लेके जाती है, तो इस तरफ लेके जाती है। उसके बाद ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एक हमारे सामने ये फैक्ट आता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है राजस्थान के अंदर, तो वही यही चीज है जहाँ पे अरावली की और किसकी पहाड़ियां मिलेगी, जहाँ पे विंध्याचल केदार भूमि की पहाड़ियां मिलेगी और अरावली की पहाड़ियां मिलेगी। उस क्षेत्र के बीच में जो सीमा बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे, तो ध्यान से सुनना, ये चीज आपको बता दी गई है, अब आप खुद ही समझ जाओगे। हमने क्या देखा कि लावा का पठार मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो झालावाड़ में, बारां में, कोटा में और बूंदी में और चित्तौड़गढ़ में। तो ये क्षेत्र तो हो गए। तो इस क्षेत्र में तो इन क्षेत्रों के बीच तो कोई सीमा नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया और धौलपुर हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ना ये विंध्याचल श्रेणी के आखिरी क्षेत्र है। तो इधर तो अरावली और इधर ये, तो कहीं ना कहीं बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, बने सीमा बनेगी ना, वो कहाँ पे बनेगा, ये इन क्षेत्रों में बनेगी। कारण क्या है, जब अफ्रीकन प्लेट से भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट अलग होती है तब यहाँ पे खाई बन जाती है। इसी खाई को नदियों के द्वारा बाद में भर दिया गया। भरने के बाद यहाँ पे मैदान बना दिया गया। यही कारण है कि हम इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि अरावली को और किसको अलग करती है, तो अरावली को विंध्याचल श्रेणी को अलग करती है। अब यहाँ पे 3 फैक्ट हमारे सामने निकल के आए। पहला फैक्ट निकल के आया, लावा का पठार को कौन अलग कराए, तो चंबल नदी कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग करने का काम कर रही है। ठीक है, चंबल नदी के इधर वाले क्षेत्र कौन हो जाएंगे, विंध्याचल श्रेणी के हो जाएंगे, और इधर वाले क्षेत्र किसके हो जाएंगे, तो लावा का पठार के हो जाएंगे। लेकिन लावा का पठार, लावा जो फैला वो भी तो विंध्याचल श्रेणी के ऊपर ही फैला ना, नीचे तो मतलब कि पहले विंध्याचल श्रेणी का निर्माण हुआ उसके बाद लावा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो लावा का जो फैला हुआ ना विंध्याचल श्रेणियों के ऊंचे पहाड़ों में ही हुआ है। ठीक है, उन पर पठारों में ही हुआ है। जैसे कि 2 हमको मिलते हैं तो लावा का पठार यहाँ पे फैला है। लेकिन हमको देखना है कि जो लावा जहाँ पे हमको नहीं मिलता हम उसको मुख्य रूप से विंध्याचल श्रेणी कह देते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमको ढलानें मिलती है, बड़ी बड़ी ढलानें। लेकिन जहाँ पे लावा फैल जाएगा वहाँ पे ढलानें हमको मिल ही नहीं पाएगी। यही कारण है कि हम 2 भागों में बांटते हैं इसको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, रंगीन पहाड़ियाँ मिलती है हमको। कहाँ पे मिलेगी, तो सवाई माधोपुर के में, सवाई माधोपुर में हमको मिलेगी। यहाँ पे इस क्षेत्र में रंगीन पहाड़ियाँ, तो कभी भी क्वेश्चन आए रंगीन पहाड़ियाँ तो कहाँ पे मिलेगी, तो सवाई माधोपुर में मिलेगी, रणथंभौर में मिलेगी। और यही बनास घाटी, यहाँ पे आपको पता है कि बनास घाटी, सॉरी,
बनास नदी आके यहाँ पे मिलती है। तो यही बनास नदी आके जब यहाँ पे मिलती है तो इन्हीं क्षेत्रों में हमको रंगीन पहाड़ियाँ मिलती है। अब ये रंगीन पहाड़ियाँ क्या होती है? काफ़ी तरह के यहाँ पे हमको पत्थर मिलते हैं, शेलें मिलती है, मतलब चट्टानें मिलती है या पत्थर मिलते हैं। बलुआ पत्थर हो गया, गुलाबी पत्थर हो गया, कितने रंगों के पत्थर मिलते हैं, अलग अलग रंगों के हमको काफ़ी सारे पत्थर मिलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रंगों के पत्थर मिलने के कारण यहाँ पे जो पहाड़ियाँ होती है उनका रंग काफ़ी अलग अलग दिखाई देता है। जब धूप पड़ेगी तो रंग चेंज हो जाएगा, जब बारिश आएगी तो रंग चेंज हो जाएगा। तो मतलब कि अलग अलग स्थितियों में वहाँ पे रंग बदलता रहता है, इसीलिए हम यहाँ इनको क्या कहते हैं, रंगीन पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो भूलना मत। उसके बाद बूंदी के अंदर हमको दर्रे मिलते हैं। तो बूंदी के अंदर मिलने वाले दर्रे और यहाँ पे जो चंबल नदी निकल रही है, इनकी बात हम नदियों में करेंगे, क्योंकि हमको विस्तार से और गहराई से ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तो हम वहाँ पे इनकी बातें कर सकेंगे। अभी भौगोलिक क्षेत्र में उनको छेड़ना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और आज की एक चीज़ और रह गई है, वो भी देख लेना। यहाँ पे हमको चट्टानें मिलती है ना, जो बेसाल्ट चट्टानें होती है, जो लावा से निर्मित चट्टानें होती है, उनको बेसाल्ट चट्टानें कहा जाता है। जो वो चट्टानें अधिकतर अधात्विक होती है। और अरावली के अंदर हमको कौन सी चट्टानें मिलती है? तो धात्विक चट्टानें मिलती है। यहाँ पे जो चट्टानें हमको मिलती है वो बुलवा पत्थर हो गई, ठीक है, पत्थर वाली चट्टानें मिलती है, जैसे कोटा स्टोन हो गया, बूंदी स्टोन हो गया, इस तरह की चट्टानें हमको मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमको धात्विक चट्टानें मिलती है, जैसे कि लोहा हो गया, इस तरह की। ठीक है, तो लावा का पठार और हाड़ौती के पठार में हमको कौन सी चट्टान ज़्यादा मिलेगी? धात्विक चट्टान ज़्यादा मिलेगी। तो चट्टानों में पढ़ेंगे ये धात्विक क्यों है, क्यों है। ठीक है, उसके बाद अगर एक चीज़ और हम देखना चाहें, ढलान की अगर एक बार और बात कर लें, तो हमको यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ भी मिलती है, जैसे मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हो गई, बूंदी की पहाड़ियाँ हो गई, झालावाड़ में जो पहाड़ियाँ मिलती है वो हो गई। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे काफ़ी पहाड़ियाँ मिलती है, तो हमको पठार भी पढ़ने हैं, पहाड़ियाँ भी पढ़नी है, तो उनकी हमको एक क्लास अलग से लेनी पड़ेगी, तो वो भी अलग से बात करने वाले हैं। उसके बाद इसमें हाड़ौती के पठार में और कोई कुछ बचा नहीं है, लेकिन देख लेंगे अगर कोई चीज़ भी बच गई होगी। लेकिन आज की क्लास में जितनी जानकारी इसकी बच रही थी हमने वो दे दी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक उठाएंगे, आप बता देना कौन सा नया टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।